फर्स्ट लो की एनएलएम न्यूटन लॉज ऑफ मोशन ना। न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में आपके बहुत सारे टॉपिक्स हैं, ठीक है। और उनमें जो सबसे पहला आपका है फर्स्ट लॉ। पहले फोर्स के बारे में बात करते हैं, फोर्स का, ठीक है। तो फोर्स एक एक्सटर्नल एजेंसी है जो बॉडी की स्टेट को क्या करता है, चेंज कर देता है। बॉडी रेस्ट में है तो मोशन में ला देगा, मोशन में है तो रेस्ट में ला देगा, सीधा चल रहा है तो उसकी डायरेक्शन को क्या करेगा, चेंज कर देगा, ठीक है भैया। तो विदाउट फोर्स वी कैन नॉट चेंज, या बॉडी कैन नॉट चेंज इट्स स्टेट बाय इटसेल्फ। बगैर फोर्स के बॉडी अपने आप से अपनी स्टेट को चेंज नहीं कर सकती। अगर चेंज करना है स्टेट को तो आपको फोर्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी ही पड़ेगी, समझ गया। चलो फिर उसके बाद बात करते हैं इफेक्ट का, कोई बात। इफेक्ट ऑफ फोर्स, तो फोर्स क्या होता है भैया, बॉडी की स्पीड को चेंज करता है, ठीक है। फोर्स क्या होता है, बॉडी की स्पीड को बढ़ाता है घटाता है। फोर्स शेप को बढ़ाता है घटाता है, ठीक है। फोर्स डायरेक्शन को चेंज करता है, ठीक है, ठीक है। डायरेक्शन चेंज करता है, फोर्स का ये काम है, ठीक है। फिर उसके बाद मैं बात करूं, फोर्स हमारे पास दो टाइप के हैं। फोर्स के दो टाइप है। पहला क्या है, अट्रैक्टिव, दूसरा क्या है, रिपल्सिव। अट्रैक्टिव फोर्स को हम पॉजिटिव फोर्स की कैटेगरी में रखते हैं और रिपल्सिव फोर्स को हम नेगेटिव फोर्स की कैटेगरी में रखते हैं। तो अगर मैं बात करूं, ग्रेविटेशनल कैसा फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा फोर्स है, नेगेटिव है। अट्रैक्टिव वाले को हम सॉरी, अट्रैक्टिव को नेगेटिव, रिपल्सिव को पॉजिटिव, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या भी आपका अट्रैक्टिव नेगेटिव फोर्स है, और मैग्नेट के बीच में लगने वाला रिपल्शन फोर्स क्या होगा, पॉजिटिव फोर्स है, ठीक है। उसके बाद एरिस्टोटल लॉ ऑफ मोशन पर अरिस्टोटल ने बोला भैया कि अगर किसी भी चीज को, क्योंकि वो धरती मानते थे उस वक्त, क्या है, सब कुछ धरती है। धरती पर अगर किसी भी चीज को एक कांस्टेंट स्पीड प्रोवाइड करनी है, एक कांस्टेंट स्पीड में रखना है, तो आपको उसके ऊपर बाहर से फोर्स लगातार लगाना पड़ेगा। बगैर फोर्स के आप किसी बॉडी को कांस्टेंट स्पीड में नहीं रख सकते। यानी कांस्टेंट स्पीड के लिए क्या चाहिए, लेकिन वो धरती के अकॉर्डिंग बोला, उसके बाद वो खत्म हो गया। बाद में आया आपके लॉ ऑफ इनर्शिया हुआ। लॉ ऑफ इनर्शिया कहता है भैया कि कोई बॉडी अपनी स्टेट को खुद ब खुद चेंज नहीं कर सकती। यदि उसकी स्टेट को चेंज करना है तो आपको बाहर से फोर्स लगाना पड़ेगा। बगैर फोर्स के बॉडी अपनी स्टेट को चेंज, स्टेट का मतलब बॉडी रेस्ट में है तो मोशन में नहीं आएगी, मोशन में है तो रेस्ट में नहीं आएगी, सीधा चल रही है तो अपनी आप से अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं करेगी भैया। और ये ध्यान रखना, इनर्शिया जो होता है वो मास पे डिपेंड करता है, ठीक है। इनर्शिया इज डायरेक्टली इक्वल टू मास। जितना ज्यादा बॉडी का मास होगा उतना ज्यादा क्या होगा, उसका इनर्शिया भी होगा, ठीक है। ट्रक का मास ज्यादा होता है, उसका इनर्शिया भी क्या होगा, उसको चलाना रोकना और उसकी डायरेक्शन चेंज करना क्या होगा, आसान होगा, मुश्किल होगा, ठीक है भैया। और साइकिल का मास क्या होता है, कम होता है, उसका इनर्शिया भी क्या होगा, कम होगा। उसको चलाना रोकना और उसकी डायरेक्शन को चेंज करना क्या होगा, सब कुछ आसान होगा, ठीक है। टाइप ऑफ इनर्शिया, टाइप ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया की प्रकार की बात करो तो हमारे पास तीन प्रकार के इनर्शिया। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन, और लास्ट है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ये वाला क्या कहता है, ये इनर्शिया जब आता है जब बॉडी आपकी रेस्ट में रहती है, क्या रहती है, तो उस वक्त जो इनर्शिया रहेगा उसे इनर्शिया ऑफ रेस्ट कहेंगे। और इस इनर्शिया के हिसाब से बॉडी मोशन में नहीं आना चाहेगी, ठीक है, जब तक कि उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगता। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल भी मैंने आपको बताया था। एग्जाम्पल बताइए भैया चौधरी साहब, एग्जाम्पल बताइए इनर्शिया ऑफ रेस्ट के। हर्षुल, टेबल पे, तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट का एग्जाम्पल का है, कहाँ है एग्जाम्पल, पूछ रहे, इनर्शिया ऑफ रेस्ट का एग्जाम्पल बताइए। बस में सारे के सारे बंद व्यक्ति रुके हुए हैं, ठीक है, लेकिन बस सडन स्टार्ट कर जाती है, ठीक है। लोअर पार्ट का मास कम होने की वजह से, बस के साथ टच होने की वजह से वो मोशन में आता है, लेकिन अपर पार्ट का मास ज्यादा होने की वजह से और मास ज्यादा, इनर्शिया ज्यादा होने की वजह से वो पीछे रह जाता है, ठीक है भैया। तो क्या होता है भैया, ये इनर्शिया ऑफ रेस्ट का एग्जांपल है। और दूसरा भी एग्जांपल मैंने बताया था भैया कि
जो छड़ी होती है, स्टिक होती है, स्टिक से अगर चद्दर वगद्दर को पीटोगे तो उसमें से धूल मट्टी निकलती है, क्यों? क्यों? वाई? तो बड़ा सिंपल सा रीजन है, जब हम छड़ी से पीटते हैं तो क्या होता है, छड़ी की काइनेटिक एनर्जी क्या करती है, दरी पे लगती है, टाट पट्टी पे लगेगी और उसको मोशन में ला देगी। लेकिन अंदर जो पार्टिकल्स चिपके हुए हैं उनके पास मास है, इनर्शिया है, और कौन सा इनर्शिया, इनर्शिया ऑफ रेस्ट है। तो वो तो रुक जाते हैं, रुके रहते हैं, लेकिन दरी क्या होती है, आगे बढ़ जाती है, और वो क्या होते हैं, अलग हो जाते हैं। ठीक है, इनर्शिया ऑफ मोशन क्या कहता है भैया, अगर बॉडी का पास बॉडी मोशन में है तो उसके पास जो इनर्शिया रहेगा वो इनर्शिया ऑफ मोशन रहेगा, और वो इनर्शिया जब तक नहीं चेंज होगा जब तक कि उसके ऊपर ऐसा फोर्स बन जाए जो उस इनर्शिया को चेंज ना कर दे। एग्जाम्पल बताइए। है? हाँ, जितनी भी मोशन होती है स्पेस में वो इनर्शिया ऑफ मोशन का एग्जांपल है। ठीक है, वो लगातार चलते रहते हैं, वहां पर कोई फोर्स नहीं लगता, तो वो लगातार क्या होते हैं, अपनी एक स्टेट में बरकरार रखते हैं। ठीक है, इसका एक और एग्जांपल देते हैं, बस में चलती बस एक सडन रुकती है तो क्या होता है भैया, आदमी आगे की तरफ गिर जाते हैं, क्यों? क्योंकि भैया लोअर पार्ट का मास कम होता है, इनर्शिया कम होता है, इनर्शिया ऑफ मोशन भी कम होगा, बस के साथ अटैच होने की वजह से हमारा लोअर पार्ट क्या होता है, तुरंत रुक जाता है। लेकिन अपर पार्ट का मास ज्यादा होने की वजह से इसका इनर्शिया ऑफ मोशन भी क्या होगा, ज्यादा होगा, और ये लगातार क्या करेगा भैया, चलता रहेगा, और हम आगे की तरफ गिर जाएंगे। ठीक है, ठीक है। एक है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का एग्जांपल देने भैया। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन में क्या होता है भैया कि अगर बॉडी शार्प टर्न लेती है तो आप अवे फ्रॉम दी सेंटर जाते हो, अवे फ्रॉम दी लोअर, नीचे बॉटम वाला पार्ट तो सेंटर की तरफ जाता है, जो कर्व लेते हो ना, कर्व मान लीजिए ऐसा टर्न ले रहे हो तो आपका जो बॉटम पार्ट होता है इधर की तरफ जाता है, और जो हाई पार्ट होता है वो बाहर की तरफ जाता है। क्यों? सिंपल सा रीजन है भैया, नहीं इधर है, थोड़ा इधर की तरफ जर्क लगता है। तो आपको पता है भैया आपकी डायरेक्शन क्या थी, ये थी, लेकिन इस वाले फोर्स टर्न लेने की वजह से सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या कर रहा है, इस तरीके से देखिए, सेंट्रीपिटल देखिए, आपके पास मास था, आपका इनर्शिया इस डायरेक्शन में था, लेकिन डायरेक्शन चेंज होने की वजह से क्या हुआ भैया, क्या हुआ, बताओ। हाँ, नहीं देखिए, सुन लीजिए, जब आपकी डायरेक्शन ये थी, ठीक है भैया, बस इस रास्ते पे चल रही थी और एक शार्प टर्न लिया ना, तो आपकी डायरेक्शन तो ये थी, आपकी बॉडी इस डायरेक्शन में जा रही होगी, लेकिन लोअर पार्ट क्या होगा भैया, इस फोर्स की वजह से छोटा, क्योंकि हमारे लोअर पार्ट का मास क्या है, कम है, तो इनर्शिया भी क्या होगा, कम होगा। इनर्शिया कम होगा तो भैया क्या होगा, लोअर पार्ट क्या होगा, सेंटर की तरफ चला जाएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से, और हमारा अपर पार्ट क्या होगा, इधर की तरफ जाएगा, हाई मास होने की वजह से। समझ गया? चलो भैया, इनर्शिया एक और एग्जांपल था, इनर्शिया मोशन का एक डायरेक्शन का एक और एग्जांपल था। एक भी नहीं मालूम है तेरे को? अब जो शेर वेर होते हैं, जब वो खरगोश वगैरह का पीछा करता है तो खरगोश वगैरह क्या होता है, शेर से कभी नहीं जीतता, शेर से रिंग में कभी जीत नहीं सकता खरगोश, ठीक है, लेकिन फिर भी बच जाता है। 100 में से 99 बार खरगोश क्या होता है, बच जाता है, केवल एक ही बार बेचारा पकड़ा जाता है। कैसे? क्यों? क्या हुआ था भैया? क्योंकि वो डायरेक्शन ऑफ इनर्शिया का यूज करता है, उसका मास कम है, किसका, खरगोश का, वो लगातार अपनी डायरेक्शन को चेंज कर सकता है, क्योंकि इसका डायरेक्शन ऑफ इनर्शिया का कम होगा, जिसका डायरेक्शन ऑफ इनर्शिया कम होगा तो जल्दी जल्दी से अपने डायरेक्शन को क्या करता है, चेंज कर सकता है। लेकिन जिसका मास ज्यादा होगा, शेर का मास ज्यादा है, वो जल्दी से अपनी डायरेक्शन को चेंज, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ इनर्शिया उसका क्या है भैया, ज्यादा है। ठीक है भैया, हो गया एग्जाम्पल। उसके बाद फिर क्या है, अब क्या था, ठीक है, डिस्कशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ क्या कहता है, क्या कहता है, हाँ, दाग फाड़ दिया, फर्स्ट फिजिक्स पढ़ा लेकिन फर्स्ट में नहीं पता इसे, शर्मिंदगी होती है फिजिक्स पढ़ना। सोचो यार, तुम फिजिक्स के स्टूडेंट हो, 11th क्लास में हो, और तुम्हारा सिलेबस खत्म हो चुका है और आपको फर्स्ट लॉ नहीं मालूम है, लज्जा आनी चाहिए। बताओ भाई अर्शुल। भैया बॉडी कैन नॉट चेंज इट्स स्टेट बाय इटसेल्फ, ठीक है, अगर उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगे तभी वो अपनी स्टेट को चेंज कर पाएगी, नहीं तो नहीं कर पाएगी। अगर बॉडी रेस्ट में है तो वो, मोशन में है तो, सीधा चल रही है तो, कब तक,
जब तक कि उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे और वो उसकी डायरेक्शन को आकर के क्या करे भैया, चेंज ना कर दे। हेलो, विशाल 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 आ गया? चल अभी आता हूँ भैया। ठीक है, तो भैया डिस्कशन ऑफ फर्स्ट लॉ तो कह रहा है बॉडी अगर रेस्ट में तो रेस्ट में रहेगी, कब तक? जब तक कि उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स लग करके उसकी डायरेक्शन को चेंज ना कर दे। बॉडी मोशन में है तो मोशन में रहेगी, कब तक? बॉडी सीधी चल रही है तो सीधे चलती रहेगी। ये तीन पार्ट है फर्स्ट लॉ के, और उसको हमने डिस्कस भी कर दिया। अच्छा ठीक है, कह रहा है कि फर्स्ट लॉ डिफाइन इनर्शिया। अच्छा, फर्स्ट लॉ डिफाइन फोर्स। फर्स्ट लॉ से आप फोर्स को कैसे डिफाइन कर सकते हो? फर्स्ट लॉ से आप फोर्स को कैसे डिफाइन कर सकते हो? देखिए फर्स्ट लॉ कहता है कि क्या कहता है, अ बॉडी कैन नॉट चेंज इट्स स्टेट बाय इटसेल्फ। अगर आपको उसकी स्टेट चेंज करनी है तो क्या चाहिए? फोर्स चाहिए। तो फोर्स क्या है? फोर्स इज एन एक्सटर्नल एजेंसी विच चेंज द स्टेट ऑफ बॉडी। हैंस फोर फर्स्ट लॉ डिफाइन लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक है, फर्स्ट लॉ डिफाइन इनर्शिया। हाँ इनर्शिया। फर्स्ट लॉ क्या कहता है? अ बॉडी कैन नॉट चेंज इट्स स्टेट बाय इटसेल्फ, मतलब बॉडी अपनी स्टेट को चेंज करने के लिए समर्थ ही नहीं है। ठीक है, खुद ब खुद नहीं चेंज कर सकती। खुद ब खुद नहीं चेंज कर सकती तो कौन क्या है, कौन नहीं कर, क्या नहीं करने देता उसको अपनी स्टेट को चेंज? क्या चीज नहीं करने देती उसकी स्टेट को चेंज? इनर्शिया। ठीक है, तो हेंस फर्स्ट लॉ डिफाइन इनर्शिया। इतनी आसान आसान चीज है। हाँ, अब आगे सेकंड लॉ पे आते हैं। ठीक है, सेकंड लॉ देखिए, फर्स्ट लॉ पे ज्यादातर अगर क्वेश्चन आते हैं तो वो बेस्ड होते हैं उसके ऊपर, एग्जाम्पल के ऊपर, और ज्यादातर वो मैक्सिमम क्वेश्चन जो होते हैं वो कंसेप्चुअल क्वेश्चन ही होते हैं। ठीक है, कह रहा भैया सेकंड लॉ क्या कहता है? सेकंड लॉ कहता है भैया कि क्या कहता है सेकंड लॉ, मानो फोर्स अप्लाई। ठीक है भैया, कह रहा बॉडी का अगर मोमेंटम मोमेंटम चेंज हो रहा है तो इसका मतलब उसके ऊपर पक्का फोर्स लगा हुआ है, और जितने ज्यादा फोर्स लगेगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, मोमेंटम चेंज होगा, उतना ही जल्दी होगा। तो भैया कह रहा है कि एक बॉडी है जिसके ऊपर फोर्स लगा हुआ है और इसका मोमेंटम चेंज हो रहा है डेल्टा पी, कितने टाइम में? डेल्टा ही टाइम में। तो कह रहा है अगर फोर्स ज्यादा होगा तो मोमेंटम में चेंज भी क्या होगा, ज्यादा होगा, और अगर फोर्स ज्यादा होगा तो टाइम क्या होगा, कम होगा। दोनों कंबाइन कीजिए, एफ इज डायरेक्टली डेल्टा पी अपॉन में डेल्टा टी, एफ इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ डेल्टा पी अपॉन में डेल्टा टी। के की वैल्यू क्या होती है, एसआई सिस्टम में 1 होती है, तो एफ इक्वल्स में क्या हुआ, डेल्टा पी अपॉन में डेल्टा टी। दैट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। और सेकंड लॉ ऑफ मोशन, फोर्स डायरेक्टली, इसे कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। इसे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कहते हैं। तो कहता है भैया कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली टू फोर्स अप्लाइड। जितना ज्यादा फोर्स रहेगा ये उतना ही ज्यादा रहेगा। ये ज्यादा कब होगा, जब डेल्टा पी क्या होगा, ज्यादा होगा, डेल्टा टी क्या होगा, फोर्स कम लगेगा तो ये कम होगा, ये ज्यादा होगा। ये ज्यादा होगा तो ये कम होगा, ये ज्यादा होगा, और ये क्या होगा। ठीक है, तो ध्यान रखना। ठीक है, एक्सप्रेशन ऑफ फोर्स, एक्सप्रेशन ऑफ फोर्स। फोर्स तो आपको पता है भैया, पी इक्वल्स में क्या, डेल्टा पी अपॉन में डेल्टा, सॉरी एफ इक्वल्स में क्या, डेल्टा पी अपॉन में डेल्टा टी। तो आपको पता है डेल्टा पी क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम। मोमेंटम का चेंज किस वजह से होता है, मास की वजह से या वेलोसिटी की वजह से? तो हम डेल्टा पी को क्या लिखेंगे, एम डेल्टा वी अपॉन में डेल्टा टी। ये डेल्टा वी अपॉन में डेल्टा टी क्या होता है,
एक्सेलरेशन, तो फोर्स इक्वल्स टू क्या, मास इनटू में ये वेक्टर है, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज सेम एज एक्सेलरेशन, ठीक है। फोर्स की वही डायरेक्शन होती है जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होती है, ठीक है, ठीक है। एसआई यूनिट क्या होती है फोर्स की, न्यूटन। सीजीएस यूनिट क्या होती है, अर्ज और डायन। और 1 न्यूटन इक्वल्स टू में 10 की पावर 5 डायन होता है, डीवाई, ठीक है। अच्छा, फोर्स की 2 यूनिट होती है, एक होती है एब्सोल्यूट यूनिट, एक होती है ग्रेविटेशनल यूनिट, ठीक है। एब्सोल्यूट यूनिट क्या होती है, एब्सोल्यूट यूनिट होती है भैया कि अगर आप किसी 1 किलो मास पर कोई 1 केजी मास है और उसका एक्सेलरेशन क्या है, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो उसके ऊपर फोर्स की वैल्यू कहीं पर भी रहे ब्रह्मांड में, ब्रह्मांड में वो किसी भी कोने पे रहे, क्या होगा, उसके ऊपर फोर्स की वैल्यू हमेशा क्या होगी, 1 न्यूटन ही रहेगी। ठीक है, समझ गया। तो ब्रह्मांड में कहीं पर भी यदि 1 किलो का मास 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेट कर रहा है, तो समझ जाना वहां पर उसके ऊपर फोर्स कितना लग रहा है, 1 न्यूटन, ठीक है। इसे हम एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ फोर्स कहते हैं। पूरे ब्रह्मांड में इसकी वैल्यू क्या होती है, फिक्स होती है। ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स क्या होती है, तो भैया हम 1 किलो मास को अगर अलग अलग प्लैनेट पे छोड़े, तो वहां उसका उस मास का एक्सेलरेशन हर प्लैनेट पे क्या होगा, अलग अलग गिरने का। कहीं पर जी की वैल्यू कुछ और होगी, कहीं पर जी की वैल्यू कुछ और होगी, तो जो फोर्स आएगा एम इंटू में जी करके, वो क्या होगा, हर प्लैनेट पे अलग रहेगा। इसे कहते हैं ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स। और वो हर जगह पर क्या होती है, डिफरेंट होती है, वेरी करती है लोग, प्लेस टू प्लेस, ठीक है। यहां लिखा हुआ था एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ फोर्स रिमेन सेम थ्रू आउट द यूनिवर्स, बट द ग्रेविटेशनल यूनिट्स ऑफ द फोर्स वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस बिकॉज दे डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ जी विच टेक्स डिफरेंट वैल्यू एट डिफरेंट प्लेस। समझ गए, जी की वैल्यू अलग अलग प्लेस के लिए क्या होगी, अलग अलग प्लेस की वैल्यू क्या होगी, अलग अलग होगी, ठीक है भैया। यहाँ पर कंसिक्वेंस ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, तो बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं मैं आपको, ठीक है। कि मान लीजिए आप बॉडी के ऊपर फोर्स लगा रहे हो, ये बॉडी है जिसका मास बदल सकता है, कम भी हो सकता है, बढ़ भी सकता है, तो जाहिर सी बात है इसका एक्सेलरेशन भी क्या हो सकता है, बढ़ सकता है, घट सकता है। फोर्स की वैल्यू क्या है, एफ है। तो कह रहा है फोर्स क्या होगा, फोर्स कांस्टेंट है। फोर्स क्या होगा, मास इनटू में एक्सेलरेशन। यहाँ पर फोर्स कांस्टेंट है, मास चेंज हो सकता है, एक्सेलरेशन भी चेंज हो सकता है, ठीक है। हम देखेंगे कि एक्सेलरेशन इक्वल्स टू कांस्टेंट अपॉन में क्या हुआ, मास। एक्सेलरेशन इनवर्सली इक्वल टू क्या आ गया, मास आ गया। जिस बॉडी का मास ज्यादा होता है वो फिक्स फोर्स के लिए एक्सेलरेशन क्या देगी। आप 10 न्यूटन फोर्स लगा दो ट्रक पे, ट्रक का मास क्या होता है, ज्यादा होता है, तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, ट्रक का मास ज्यादा होता है तो एक्सेलरेशन क्या होगा, कम होगा। वही 10 न्यूटन फोर्स साइकिल पे लगा दो तो उसका मास कम है तो एक्सेलरेशन क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, फोर्स के कुछ फॉर्मूले मैंने आपको बताया थे, 2 फॉर्मूले, ठीक है। एक तो हमने बताया फोर्स का फॉर्मूला, मास इनटू में एक्सेलरेशन, ये जब वेलोसिटी क्या होती है, चेंज होती है, वेलोसिटी चेंज वैल्यू में। अच्छा, एक फॉर्मूला और बताया था मैंने, एफ इक्वल्स टू में वी इंटू में डेल्टा एम अपॉन में डेल्टा एम अपॉन में डेल्टा टी। इसे कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मास, क्या कहते हैं इसे, रेट ऑफ चेंज ऑफ मास, ठीक है। जहां पर वेलोसिटी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। ये दोनों ही फोर्स के फॉर्मूले, ये ज्यादातर रॉकेट प्रोपल्शन में लगता है, ये तो नॉर्मली आप जानते हैं इस वाले फॉर्मूले को, ये लगता है रॉकेट में, ठीक है। ये रॉकेट प्रोपल्शन में लगेगा, ठीक है। आ गया, क्वेश्चंस कराए थे मैंने काफी सारे, ठीक है। आसान क्वेश्चन है इसके ऊपर, ठीक है। क्वेश्चन तो अगली क्लास में कराऊंगा, ठीक है। अभी टॉपिक ही निपटा लेते हैं। हाँ, कंसिक्वेंस ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ ये तो बताया पीछे, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद क्या टॉपिक है यार, इसमें तो यही है, इम्पल्स है, इम्पल्स, इम्पल्स है टॉपिक, हाँ, इम्पल्स।
इम्पल्स क्या होता है? तो इम्पल्स इज द इफेक्ट ऑफ फोर्स बट फॉर वेरी स्मॉल टाइम, ठीक है। फोर्स का इफेक्ट है लेकिन बहुत छोटे टाइम के लिए। तो इट इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड स्मॉल टाइम। फोर्स एंड कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। एसआई यूनिट क्या होगी? न्यूटन पर सेकेंड, न्यूटन सेकेंड, न्यूटन सेकेंड, ठीक है। इम्पल्स मोमेंटम, द फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी फॉर वेरी स्मॉल इंस्टेंट ऑफ टाइम, तो उसके इफेक्ट को हम इम्पल्स कहेंगे और फोर्स को इम्पल्सिव फोर्स कहेंगे। क्या कहेंगे? इम्पल्सिव फोर्स कहेंगे। एसआई यूनिट क्या होती है? न्यूटन पर सेकंड, न्यूटन सेकंड। और वेक्टर क्वांटिटी होती है, वेक्टर फॉर्म आपने ये देख ही लिया, ठीक है इसको। अगर मैं इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम की बात करूं, किसकी बात करूं? तो अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ, अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ फोर्स क्या होता है? डेल्टा पी अपॉन में डेल्टा। तो डेल्टा पी क्या होगा? ये क्या हो गया? इम्पल्स हो गया। तो इम्पल्स इक्वल्स में क्या होगा? पी टू माइनस पी वन, दैट इज द इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। द चेंज इन मोमेंटम इज ऑलवेज इक्वल्स टू इम्पल्स। मोमेंटम में जो चेंज आता है वो किसके बराबर होता है? इम्पल्स के, ठीक है। ये इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम है। फिर इम्पल्स के कुछ अगर मान लीजिए, अच्छा इम्पल्स क्या होता है? इम्पल्स जो होता है वो एक इफेक्ट होता है जो फोर्स और टाइम की वजह से देखा जाता है। फोर्स और फोर्स कम हो जाए, टाइम बढ़ जाए तो भी इम्पल्स उतना ही रहेगा। फोर्स ज्यादा हो जाए, टाइम बढ़ जाए, टाइम कम हो जाए तो भी इम्पल्स क्या रहेगा? सेम ही रहेगा। तो मान लीजिए मैं इम्पल्स को कॉल करता हूं कांस्टेंट, एफ इक्वल्स में कांस्टेंट अपॉन में क्या हुआ? डेल्टा डी। तो एफ क्या होगा? डेल्टा डी के इनवर्स नहीं होगा। अच्छा डेल्टा डी को हम कहते हैं टाइम ऑफ कांटेक्ट, टाइम ऑफ कांटेक्ट। अच्छा टाइम ऑफ कांटेक्ट क्या होता है? तो टाइम ऑफ कांटेक्ट होता है कि अगर बॉडी किसी बॉडी के कांटेक्ट में आने के बावजूद भी चल रही है तो टाइम ऑफ कांटेक्ट क्या होगा? ज्यादा होगा। और अगर बॉडी किसी कांटेक्ट में आने के बाद रुक गई तुरंत तो टाइम ऑफ कांटेक्ट क्या होगा? कम होगा। कीचड़ में जैसी बॉडी आती है सरफेस के टच में हो जाती है लेकिन फिर भी धंसती चली जाती है, यानी रुकती नहीं हो, यानी उस केस में टाइम ऑफ कांटेक्ट क्या होगा? बहुत ज्यादा होगा। और जब टाइम ऑफ कांटेक्ट बहुत ज्यादा होगा तो लगने वाला फोर्स क्या होगा? कम होगा। कंक्रीट पे जब आप गिरते हो तो कंक्रीट पे जैसे गिरते हो वैसे आपकी बॉडी क्या होती है? रेस्ट में आ जाती है। और जब रेस्ट में आएगी तो टाइम ऑफ कांटेक्ट क्या होगा? बहुत कम होगा। और आपकी बॉडी पे लगने वाला फोर्स क्या होगा? बहुत ज्यादा होगा। रजाई वजाई गद्दे वद्दे के ऊपर गिरते हो, स्प्रिंग के ऊपर गिरते हो या फिर स्पंजी चीज के ऊपर गिरते हो तो क्या होता है? वो चीजें कांटेक्ट में आने के बावजूद भी क्या होती है? चलती है, मूव करती है, ठीक है। वो सडन रुकती नहीं है, मूव करेंगे। टाइम ऑफ कांटेक्ट क्या होगा? ज्यादा होगा। टाइम ऑफ कांटेक्ट ज्यादा होगा तो भैया लगने वाला फोर्स क्या होगा? कम होगा, ठीक है भैया। और भी एग्जांपल बता, तू बता क्या हुआ? लगी? तेरी उंगली में लगी? अब तेरी उंगली में लगी होगी। तेज मार, तेज मार, हाँ मार मार तेज मार। अच्छा यू करें ऐसे क्या? हाँ। अब ये एग्जांपल ऐसा था जो लिख पाए। अब ये थोड़ी ना कहना उंगली से टच किया फिर ढकेला मैंने उसको। मार्बल पे मारो ऐसे नाखून से, तेरी नाखून क्या होगा? तुरंत की तुरंत क्या होगा? रेस्ट में आ जाएगा। तो अभी तुरंत रेस्ट में आने के साथ टाइम ऑफ कॉन्टेक्ट क्या होगा? बहुत कम है। लगने चोट क्या होगी? ज्यादा लगी। अभी तो मिट्टी के उसमें मारेगा, रेत वेत पे, तो तेरी उंगली टच होने के बावजूद भी क्या करेगी? मोशन में होगी। टाइम ऑफ कॉन्टेक्ट क्या होगा? ज्यादा होगा। लगने वाला फोर्स क्या होगा? कम होगा। तो इसके बहुत सारे क्वेश्चंस भी हैं जो आपको करने हैं। और बताइए भैया इसमें क्या टॉपिक? एफटी ग्राफ, इम्पल्स के ग्राफ देखिए। तो भैया आपको मैंने बता रखा है ग्राफ की ट्रिक। मैंने जिस तरीके से ग्राफ बना रखा है ना, आप कहीं भी कर सकते हो, बस अपनी चीजों को ध्यान रखना। एफटी ग्राफ बनाना है, फोर्स टाइम ग्राफ। पहले केस में फोर्स क्या है? कांस्टेंट है। टाइम तो वेरिएबल ही होता है। टाइम क्या होगा? दूसरे केस में फोर्स क्या है? वेरिएबल है। अब वेरिएबल दो तरीके से होता है, एक में चेंज क्या आएगा? कांस्टेंट रहेगा। और एक में चेंज क्या आएगा? वेरिएबल रहेगा, ठीक है। इस केस में ग्राफ हमेशा बनता है या तो एफ टी ग्राफ बनाना चाहते हो या तो रेक्टेंगुलर बनता है या स्क्वायर बनेगा, दो ही ग्राफ बनेंगे, ठीक है। ये रहेगा आपका टी और ये रहेगा आपका एफ। दो ही ग्राफ फिक्स है इसमें, तीसरा ग्राफ बनना ही नहीं है। बटन दबा दिए नीचे वाला। चलिए चलिए, ठीक है। इस केस में और रेक्टेंगल का एरिया आप सब जानते हो। अच्छा एफ टी ग्राफ, अगर आप इसका एरिया निकाले होगे तो एरिया क्या होगा? लंबाई गुणे में चौड़ाई, नहीं फोर्स इंटू में टाइम। फोर्स इंटू में टाइम क्या होता है? इम्पल्स। एफ टी ग्राफ का एरिया क्या देगा आपको? इम्पल्स। क्या देगा? इस केस में यदि आप ग्राफ बनाने जाते हो
फोर्स वेरिएबल लेकिन चेंज कांस्टेंट आ रहा है। इसका एग्जांपल मैंने बताया था, फोर्स जैसे मान लीजिए फोर्स 2 न्यूटन है, फिर 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10, चेंज तो हो रहा है लेकिन को चेंज क्या है, कांस्टेंट है। तो इस केस में ग्राफ हमेशा कैसा आएगा, ट्राइंगल शेप का आएगा। क्या आएगा, और ट्राइंगल का एरिया निकाल लोगे आप, एरिया क्या होगा, हाफ बेस इंटू में हाइट, बेस आपका टी होगा और हाइट क्या होगा आपका एफ होगा। इस केस में आपका जो ग्राफ रहेगा वो इरेगुलर शेप का आएगा ऐसा। मान लीजिए T1 टाइम पर आपका फोर्स F1 है, फिर ऐसे ऐसे करके T2 टाइम पर आपका फोर्स क्या हो जाएगा, ठीक है, कुछ और हो गया। तो इस केस में क्या करें भैया, इस केस में समस्या इंपल्स ही देगा, हमें ये पता है, लेकिन इंपल्स निकालेंगे कैसे। तो सबसे पहले एक छोटी सी स्ट्रिप ले लेते हैं, छोटा सा इंस्टेंट, इंस्टेंट क्या है dt, यहाँ पे फोर्स कितना है F, तो एरिया निकालूंगा, एरिया क्या आएगा, छोटा आएगा, छोटा एरिया एफ टी ग्राफ का छोटा इंपल्स देगा, उसकी वैल्यू होगी F इंटू में dt। आपको पता है ऐसी स्ट्रिप छोटी छोटी बहुत सारी है, उन सबके एरिया को निकाल करके ऐड कर दो, इतनी सारी स्ट्रिप है कि आपको ऐड करना ही मुश्किल आएगा। क्या करोगे, इंटीग्रेट करोगे, टोटल एरिया, टोटल एरिया या टोटल इंपल्स T1 टू T2, तो डी आई का इंडिकेशन क्या होगा, डी आई और एफ डी टी T1 T2। ठीक है भैया, ये आपका ये हो गया। इस केस में आपका फोर्स क्या वेरिएबल है, क्या है वेरिएबल है, चेंज भी वेरिएबल है। तो इस केस में आप कैसे इंपल्स निकालोगे, तो आप निकालोगे एफ डी टी T1 से लेकर T2 तक की लिमिट रखोगे। इसका एक क्वेश्चन करते हैं, इफ एफ इक्वल्स टू में 60 स्क्वायर प्लस 5t प्लस 4, फाइंड इंपल्स T1 इक्वल्स में 0 टू T2 इक्वल्स में 2 सेकंड। चलो भैया निकालो, करो भैया निकालो, इंपल्स निकालो इसका।